नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन हूं, लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में हम तमाम अहम खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं जो आज की अहम खबरें रही हैं। कौन कौन सी अहम खबर है, सबसे पहले आपको बताते हैं। आज सबसे पहले जिक्र हासिल क्या हुआ उसकी करेंगे। दरअसल बिहार की सड़कों पर एक सियासी तूफान उठ चुका है जो तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब उसे रोकना मुश्किल होता जा रहा है। इस बार की जंग सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि लोकतंत्र और मतदाता अधिकारों की है। कांग्रेस ने जो वोटर अधिकार यात्रा शुरू की वो बिहार के राजनीतिक नक्शे को पूरी तरह बदलने की ताकत रखती है। 16 दिनों में 1300 किलोमीटर की इस यात्रा ने कई जिलों को जोड़ा, लाखों लोगों का दिल जीता। राहुल और तेजस्वी यादव की अगुवाई में शुरू हुई ये यात्रा आखिरकार पटना के गांधी मैदान पहुंची, जहां एक जबरदस्त जनसभा हुई। क्या है इस आंदोलन के पीछे की असली कहानी, आपको कुछ देर में बताएंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, कूटनीतिक जीत का जिक्र करेंगे। दुनिया की ताकतें एक बार फिर से गुत्थम गुत्थी हो गई हैं, जहां कूटनीति की बड़ी चालें खेली जा रही हैं और भारत ने इस खेल में अपनी स्थिति मजबूत दर्ज कराई है। आतंकवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला और एक ऐसा संदेश अमेरिका और चीन दोनों के लिए, और बदलते वैश्विक पावर बैलेंस की कहानी यहाँ लिखी जा रही है। क्या भारत सच में बन गया है उस नई वैश्विक शक्ति का नेता जो बदलाव की दिशा तय कर रहा है? पूरा मामला और भी दिलचस्प है, पूरी खबर थोड़ी ही देर में। इसके अलावा तीसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र बोस्टन ब्राह्मण विवाद का करेंगे। एक साधारण शब्द ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में तूफान खड़ा कर दिया है और राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस विवाद ने आग की तरह पकड़ ली। क्या था वो ब्राह्मण शब्द जिसने एक बड़े कूटनीतिक झगड़े को जन्म दे दिया? कांग्रेस, बीजेपी, टीएमसी से लेकर शिवसेना तक सभी ने अपनी अपनी बातें रखती हैं, लेकिन असली कहानी कहीं और छुपी है। क्या ये शब्द सिर्फ अमेरिका संदर्भ में है या इसके पीछे कहीं कुछ और छुपा है? इस पूरे विवाद की असली बात, राजनीतिक नतीजों की गहराई, पूरी खबर बस थोड़ी देर में आपके सामने। इसके अलावा एक और जिक्र करेंगे, खजाना बढ़ चुका है। सरकार के खजाने में इस बार रिकॉर्ड रकम जमा हुई है, लेकिन सवाल ये है कि ये पैसा कहां से आ रहा है और आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या सच में जीएसटी कलेक्शन की बढ़त मतलब टैक्स का बोझ बढ़ना या कम होना है? अभी कुछ ही दिनों में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें इस मामले में बड़ा फैसला हो सकता है। इस पूरी कहानी की विस्तार से जानकारी हम थोड़ी देर में आपको देंगे। इसके अलावा पांचवी अहम खबर होगी, बाघों की किस्मत की होगी। दरअसल क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जंगलों में छुपा एक नया सितारा कैसे बाघों की किस्मत बदल सकता है? एक ऐसी खबरें आ रही है जो बाघों की बढ़ती संख्या के साथ एक बड़ी चुनौती और उसके समाधान की ओर इशारा कर रही है। क्या ये पहल जंगलों की कहानी को ही बदल देगी? इस खास रिपोर्ट में जानिए वनतारा 2.0 के वो सारे पहलू जो जल्द ही बाघों की दुनिया में क्रांति लेकर आएंगे। पूरी खबर थोड़ी देर में आपके सामने। इन 5 अहम खबरों पर डालेंगे हम विस्तार से नजर, जाते जाते बात पते की। लेकिन शुरुआत वोटर यात्रा से करेंगे। बिहार की सड़कों पर सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। इसकी बड़ी वजह है कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा, जिसे पार्टी ने लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की लड़ाई बताया। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, नेता पवन खेड़ा, अविनाश पांडे ने दावा किया कि 16 दिवसीय यात्रा ने बिहार के 20 से ज्यादा जिलों को जोड़ते हुए करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय की और जनसंपर्क के जरिए लाखों लोगों का समर्थन हासिल हुआ। यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में आखिरकार 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में इसका समापन हुआ, जहां जनसभा ने साफ कर दिया कि अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है। इस यात्रा का मकसद था मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और एसआईआर प्रक्रिया का विरोध, जिसे कांग्रेस आरजेडी ने वोट चोरी की साजिश बताया। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि कई मतदाताओं के नाम बिना जानकारी के हटाए गए, कई लोगों को मृत घोषित किया गया। पवन खेड़ा ने कहा, ये सिर्फ बिहार नहीं पूरे देश की भावना बन चुकी है, क्योंकि ये लोगों की पहचान, अस्तित्व और अधिकारों से जुड़ा सवाल है।
वहीं अविनाश पांडे ने गांधी मैदान से हुंकार भरते हुए कहा कि आवाज अब पूरे देश में गूंजेगी। जो संविधान को कमजोर कर सत्ता में आए हैं उन्हें जनता जवाब देगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी साफ कहा कि अब राहुल गांधी को रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि जनता जाग चुकी है। गांव-गांव में जो समर्थन मिला है वो एक स्पष्ट संकेत है कि बिहार में सियासी जमीन खिसक रही है, विपक्ष मजबूत हो रहा है। कांग्रेस के मुताबिक ये यात्रा सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि लोकतांत्रिक चेतना का पुनर्जागरण है। इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जरूर दिखाई देगा। वहां आप अपनी प्रतिभा और क्षमता से आए हैं कि परिवार के कारण आए हैं, देश जानता है। इन कुर्सी पर बैठने के बाद तो कुछ आपका आचरण मर्यादित होगा। याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा ये भी आप जानते हैं। जरा भैया शांत रहिए, बड़ी कृपा होगी पीछे प्लीज। तो नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। इस देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी इज इररिस्पॉन्सिबल। और आज मैं इसका एक कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, क्योंकि यात्रा समाप्त हुई है इसलिए बताना जरूरी है। वैसे मामला एक मुझे और रोचक लगा। जो गाड़ी में घूमते हैं तो राहुल गांधी आगे, तेजस्वी पीछे, अखिलेश यादव भी पीछे। बीच में तेजस्वी जी की एक बहन रोहिणी जी दिखाई पड़ी थी उत्तर बिहार में कहीं पर। आज मैं खोज रहा था कि पटना के दो सांसद हैं, एक मैं हूं और एक हमारी मीसा भारती जी हैं, लालू जी की पुत्री और तेजस्वी की बहन, वो दिखाई नहीं पड़ी कहीं पर। तो क्या राहुल गांधी ने परिवार के अंतर्विरोध को और बढ़ा दिया है क्या? ये उनका विषय है, वो जवाब देंगे। बट कम ऑन तेजस्वी यादव, आप 2 नंबर के खिलाड़ी क्यों हो गए बिहार में? जिस कांग्रेस का कोई वोट नहीं है वो आपके भरोसे चलती है और आप हो गए नंबर 2 प्लेयर। ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे न ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में है, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। और मोदी जी हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया FIR का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग FIR वगैरह से डरने वाले नहीं। हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे? लड़ने वाले। राष्ट्रीय जनता दल ऐसी पार्टी है, चाहे हमारे नेता के खिलाफ कितना भी झुकाया गया हो, करने का प्रयास किया गया हो, तंग करने का प्रयास किया हो, मुकदमे जेल भेजने का प्रयास किया गया हो, ED CBI इनकम टैक्स लगाया गया हो, लेकिन आज तक लालू जी झुके नहीं और तेजस्वी भी झुकने का नाम नहीं लेगा। लालू जी का खून तेजस्वी के अंदर है। हम लोग लड़ेंगे और जीतने का काम करेंगे। अब बात SCO की करेंगे। SCO समिट 2025 में भारत को कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली है। दरअसल चीन के तियानजिन शहर में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पहलगाम आतंकी हमले की स्पष्ट और कड़ी निंदा करते हुए एकजुटता का संदेश दिया गया। 1 सितंबर को जारी तिनयान घोषणा पत्र में पहली बार इस हमले का उल्लेख हुआ, जो भारत की उस सख्त और स्पष्ट कूटनीति का नतीजा है जिसमें आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे रखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में SCO के 10 सदस्य स्थायी देशों जिसमें रूस, चीन और ईरान भी शामिल रहा। उन्होंने इस हमले की निंदा की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की।
पाकिस्तान भी एससीओ का सदस्य है, लेकिन घोषणा में उसका नाम लिए बिना आतंकवाद के समर्थन पर कटाक्ष भी किया गया। पिछले कुछ महीनों में भारत ने आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर अपनी हैसियत और स्पष्टता दोनों का परिचय दिया है। 26 जून को किंगदाओ में हुई एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत ने एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था, जिसमें पहलगाम हमले का कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन इस बार भारत के रुख के आगे दुनिया को झुकना पड़ा और पहली बार एससीओ मंच से यह स्पष्ट हुआ कि आतंकवाद के प्रति दोहरे मानक अस्वीकार्य हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन यह जरूर कह दिया कि कुछ देश अभी भी आतंकवाद को सीधे या परोक्ष रूप से समर्थन दे रहे हैं और ऐसे रवैये को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कूटनीतिक सफलता के साथ साथ भारत ने एक और संकेत दिया अमेरिका को। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे थे, खासकर रूस से तेल खरीदने के नाम पर 50% टैरिफ थोपने की बात कर रहे हैं, तब भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट से मजबूती के साथ स्पष्टता के साथ रखी है। भारत के तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्पष्ट कहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने वैश्विक बाजारों को स्थिर रखने में योगदान दिया, मुनाफाखोरी नहीं की है। वहीं ट्रंप के जरिए यह दावा किया गया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध को रोका। भारत ने खारिज कर दिया और दो टूक कहा है कि द्विपक्षीय मामलों में भारत किसी तीसरे पक्ष के दबाव में नहीं आता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया संकेत दिया है। बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत और चीन के बीच समीकरण बदल रहे हैं। अमेरिका की टैरिफ नीति और एक तरफा रवैये ने एशियाई दिग्गजों को एक दूसरे के करीब लाने का अवसर दिया है। भले ही भारत चीन के संबंधों में ऐतिहासिक तनाव रहा हो, लेकिन वैश्विक मंचों पर साथ आने की जरूरत दोनों को महसूस हो रही है। एससीओ समिट 2025 का संदेश वॉशिंगटन तक पहुंच चुका है। अब दुनिया में पावर बैलेंस का नया अध्याय लिखा जा रहा है और भारत उसकी कुंजी बन चुका है। करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे, संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दरअसल अमेरिका और भारत के बीच एक नया विवाद तब उभर कर आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बिजनेस काउंसलर पीटर नवारो ने भारत के जरिए रूस से तेल खरीदने को लेकर ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल कर दिया, जिसे लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर गहरा विवाद बढ़ गया है। नवारो ने आरोप लगाया है कि भारत के ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सागरिका घोष ने बताया है कि बोस्टन ब्राह्मण शब्द अमेरिकी न्यू इंग्लैंड के धनी सामाजिक वर्ग को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक शब्द है, जो अंग्रेजी भाषा में एलीट क्लास के लिए उपयोग होता है। इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि यह शब्द 1861 के एक उपन्यास में ऑलिवर वेंडेल होम्स ने प्रयोग किया था। इसमें उन्होंने अमेरिका के प्रभावशाली परिवारों की तुलना भारत के ब्राह्मणों से की थी। वहीं शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने नवारो के बयान को शर्मनाक और जानबूझकर किया गया बताया। कहा कि इस मामले में भारत को उपदेश ना दिया जाए, क्योंकि ये शब्द अमेरिकी संदर्भ में ही उपयोग होता है।
इस पूरे विवाद ने भारत अमेरिका रिश्तों में नई तनाव की स्थिति पैदा कर दी है, जबकि नवारो ने फॉक्स न्यूज संडे को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि पीएम मोदी एक महान नेता हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत रूस और चीन के साथ सहयोग क्यों कर रहा है। इस बहस में अब पूरे देश में राजनीतिक दलों के अलावा आम जनता भी गहरी दिलचस्पी ले रही है। ये मामला अब और बढ़ता जा रहा है। आपने सुना होगा कि सरकार के खजाने में पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पैसा कहां से आ रहा है और इसका असर आम आदमी की जेब पर क्या हो रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं जीएसटी कलेक्शन की, जो इस अगस्त महीने में रिकॉर्ड 1.86 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुकी है। पिछले साल के मुकाबले ये कलेक्शन 6.5% ज्यादा है। मतलब सरकार के खजाने में ताबड़तोड़ रकम जमा हो रही है। जुलाई में जहां ये आंकड़ा 1.96 लाख करोड़ था, वो अगस्त में थोड़ा कम जरूर आया, लेकिन फिर भी ये संख्या काबिले तारीफ है। खास बात तो यह है कि घरेलू राजस्व में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था अब मजबूती से पटरी पर लौट रही है। आयात टैक्स में थोड़ा गिरावट जरूर आई है, लेकिन कुल मिलाकर जीएसटी संग्रह ने सरकार की उम्मीदों को पूरा कर दिया। याद रखिए, अप्रैल 2025 में ये कलेक्शन अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा था, जब सरकार ने 2.37 लाख करोड़ रुपए जुटाए थे। अब सवाल ये उठता है कि इस भारी जीएसटी संग्रह के बीच सरकार आगे क्या करने वाली है। दरअसल 2 दिन बाद जीएसटी काउंसिल की एक अहम बैठक होने वाली है, जहां नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म यानी कि अगली पीढ़ी के सुधारों पर फैसला होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले पर साफ कहा था कि टैक्स स्लैब कम करने और सिस्टम को और सरल बनाने की तैयारी है, जिससे आम आदमी की जेब पर टैक्स का दबाव कम होगा। इस नए प्लान के तहत सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, 5% और 18%, जो फिलहाल 12% और 28% जैसे स्लैब को खत्म करने वाला है। पिछले महीने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इस योजना को हरी झंडी दे दी थी। हालांकि सरकार को इस बदलाव से करीब 40,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन इससे टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता और सहजता आएगी, जो लंबे समय से देश के विकास के लिए फायदेमंद होगी। तो क्या ये सुधार हमारी जेब पर राहत लेकर आएंगे या फिर कोई नया सवाल खड़ा कर देंगे? 3 और 4 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक इस सवाल का जवाब देगी। इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी रही हैं, क्योंकि ये फैसला सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और आम लोगों के टैक्स बोझ को प्रभावित करेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश के जंगलों में एक ऐसा सितारा चमक रहा है, जो न सिर्फ बाघों की जिंदगी बचा रहा है, बल्कि उनके सफर को नई दिशा भी दे रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वनतारा 2.0 की, जो जंगल के तारे से कहीं ज़्यादा बड़ा और ख़ास इनिशिएटिव है। साल 2022 की ताज़ा गिनती बताती है कि भारत में अब 3,682 बाघ मौजूद हैं, जो 2018 के 2,967 से कहीं ज़्यादा है। यानी कि बाघों की संख्या में सालाना लगभग 6% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं दिख रही है, क्योंकि साल 2025 में अब तक 117 बाघों की मौत हो चुकी है, जिसमें अकेले मध्य प्रदेश से 36 बाघ खो चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रीन्स जोलासिक रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी कि वनतारा के साथ AMU साइन किया है, ताकि इस संकट का सामना किया जा सके। मध्य प्रदेश में अब कुल 9 टाइगर रिजर्व है: कान्हा, संजय दुबरी, पेंच, रातापानी, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पन्ना, नौरादेही और सतपुड़ा। इसी वजह से इसे टाइगर स्टेट का दर्जा भी मिला है। यहाँ की टाइगर आबादी 2018 में 526 थी, जो अब बढ़कर 785 हो गई है। लेकिन टाइगरों की मौत की लगातार घटनाएं चिंता की वजह बनी हुई हैं। वनतारा 2.0 इसी को लेकर उठाया गया कदम है। इस योजना के तहत न केवल वन्य जीवियों की देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि नए पशु चिकित्सा अस्पताल और लैब्स भी स्थापित किए जाएंगे। खास बात यह है कि अब बाघों की जीनोम जांच जैसी उन्नत तकनीक भी ग्रीन्स सेंटर की लैब में होगी। स्वास्थ्य बेहतर निगरानी हो सकेगा। इसके अलावा चिड़ियाघरों और टाइगर रिजर्व के लिए भी डिजिटल प्रबंधन प्रणाली की भी विकसित की जाएगी, जिससे डेटा की सटीकता और रखरखाव बेहतर होगा। ये MOU 2 साल के लिए है, जिसमें ग्रीन्स सेंटर मध्य प्रदेश सरकार को तकनीकी सलाह, पशु चिकित्सा प्रोटोकॉल और कल्याण मानकों पर मार्गदर्शन देगा। इस पहल से न केवल बाघों की सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि ये पूरी पारिस्थितिक तंत्र को भी स्थिरता देगा।
चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। आज की बात पते की है। दरअसल हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बस नजरें खुली रखो और दिल बड़ा रखो। मुश्किलें चाहे जितनी भी आए वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती है। इसलिए उठो, मुस्कुराओ और अपने सपनों को सच करने की राह पर कदम बढ़ाओ, क्योंकि जिंदगी में जीतने वाले वही हैं जो कभी हार नहीं मानते। इस बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।